Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the 9th lecture of Laws of Motion. बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं स्यूडो फोर्स, है ना। समझेंगे कि ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो स्यूडो फोर्स है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है स्यूडो और एक है फोर्स। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एक वैरायटी का फोर्स है, लेकिन साथ में स्यूडो भी लगा है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्यूडोपोडियम, है ना। उसमें बच्चों आपको याद होगा कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडियम वहां पर मतलब होता था फीट, तो फॉल्स फीट होता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर स्यूडो फोर्स, तो यहाँ पर स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि जो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो आइए देखते हैं कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या है इसका मतलब। तो मान लीजिए मेरे पास दो फ्रेम्स हैं, एक है एस और एक है एस डैश। तो दो अलग अलग फ्रेम है। अब फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एस डैश फ्रेम है, ये मान लीजिए ये एक कार के नजरिए से आप देख रहे हैं, है ना। एक इंसान है, लेटर से कि वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है एक कार के अंदर, ठीक है। और एस फ्रेम जो है वो भी क्या है, एक इंसान है जो कि एक दूसरे कार में बैठा है। तो यहाँ पर दो कार है और दो इंसान है ना। एक बार हम लोग बात कर रहे हैं एस डैश नाम के इंसान से, और एक बार हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसका नाम है एस, उसके नजरिए में। क्लियर है। तो अब यहाँ पर लेट अस सपोज कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, है ना, ये जो एस डैश है मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट, मतलब कि ये जो कार है इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ये जो एस डैश फ्रेम है ना, वो क्या हो गया, अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है जो एक्चुअली अब एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, वो कैसे कार में है, एक ऐसे कार में है जो कि क्या है, एक्सेलरेटेड है, और उसका एक्सेलरेशन है ए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एस। मतलब कि ये जो दूसरा फ्रेम हमने लिया है एस, वो बेसिकली एक ऐसा कार है जो कि आप मान सकते हैं कि या तो रुका हुआ है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कार है ये एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 या फिर कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है। तो ये जो एस कार है ना, ये जो एस फ्रेम है, ये बेसिकली कैसा हो गया, ये हो गया इनर्शियल। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ ये जो दूसरा कार है, ये फ्रेम कैसा हो गया, ये फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम से ही वैलिड होते हैं। मतलब जो बातें ये इंसान करेगा, इनर्शियल फ्रेम वाला जो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसकी बातें हम लोग सही कहेंगे। और जो बातें एस डैश फ्रेम, मतलब कि ए नॉट एक्सेलरेशन से जो कार जा रहा है जिसमें ये इंसान बैठा है, उसके नजरिए से की गई बातों को हम लोग गलत ठहराएंगे, क्योंकि न्यूटन लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं। अब बच्चों लेट अस से कि ये दोनों जो हैं इस पार्टिकल P को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल P मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, है ना, मतलब कि उस कार के नजरिए से देख रहे हैं P को, जो कि खुद ही क्या है, एक्सेलरेटेड है ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो मान लेते हैं कि एस डैश के नजरिए से पार्टिकल P, उसका एक्सेलरेशन है ए वेक्टर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर। और साथ ही साथ लेट अस अज्यूम कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल P का विथ रिस्पेक्ट टू एस, है ना, वो है एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस वो कितना था, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर रखी है कि वो है ए नॉट वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू ये जो एक्सेलरेटेड कार है वो है ए वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एस को मैंने यही बोल दिया है, और एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश, है ना, इस कार का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दूसरी कार जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, वो लेटर से कि ए नॉट वेक्टर है। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव कि एक्सेलरेशन ऑफ
है ना, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s प्लस एक्सेलरेशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। इसको बच्चों फर्दर क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट दिस एज एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s डैश। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हम लोगों ने a वेक्टर कहा था। दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर ये भी तो लिख सकते हैं माइनस एक्सेलरेशन ऑफ s डैश विथ रिस्पेक्ट टू s। आप समझ पा रहे होंगे ना, मैंने यहां पर सिर्फ क्या कर दिया, एक नेगेटिव साइन लगा दिया और s डैश है ना विथ रिस्पेक्ट टू s कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा, a वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस a नॉट वेक्टर, इसे हम लोग a नॉट वेक्टर ही तो कह रहे थे। तो यहां से देखिए अगर पूरे इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, m इंटू a वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस m इंटू a नॉट वेक्टर। तो बच्चों अब समय आ गया है कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग समझें। ये a वेक्टर क्या है, ये उस एक्सेलरेटेड कार के नजरिए से उस पार्टिकल p का एक्सेलरेशन है, a वेक्टर यही तो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली ये जो a वेक्टर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m a वेक्टर p विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस m a नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय m, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि ये m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s, ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली उस पार्टिकल पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि इस पार्टिकल को अगर इनर्शियल फ्रेम से देखें तो मास इंटू उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, वो तो फोर्स कहलाएगा, नेट फोर्स कहलाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली क्या बन गया, वो बन गया फोर्स। तो बच्चों सिंपल टर्म्स में देखें तो एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, ये एक्सेलरेशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है, उस एक्सेलरेटेड कार के नजरिए में जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। वो अगर मैं देखूं तो हमें पता था कि वो नेट फोर्स अपॉन मास सिंपली तो आएगा नहीं, तो यहां पर देखिए कि वो नेट फोर्स अपॉन मास सिंपली आ भी नहीं रहा है, वो क्या आ रहा है, F अपॉन m माइनस, यहां पर क्या आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है माइनस m a नॉट वेक्टर अपॉन m, है ना, मतलब ये आ जा रहा है F माइनस m a नॉट वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m। तो बच्चों हम लोग ये बात कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर F अपॉन m इज नॉट वैलिड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कहां से मेजर्ड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि F अपॉन m के बजाय यहां पर क्या आ जा रहा है, यहां पर हमारे को एक टर्म और ऐड करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। मतलब अब जो फोर्स है ना, वो सिर्फ F नहीं रह गया, वो क्या हो गया बेसिकली, है ना, यहां पर जैसे ये हमारे पास जो फोर्स वेक्टर है ना, ये अब बेसिकली क्या बन गया, F वेक्टर में से अपने को क्या घटाना होगा, m a नॉट वेक्टर, या फिर F वेक्टर में क्या ऐड करना होगा, माइनस m a नॉट वेक्टर। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि एन एक्स्ट्रा टर्म माइनस m a नॉट वेक्टर हैज टू बी एडेड टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये F वेक्टर क्या है, इट इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही कैलकुलेशन करूंगा, बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप जिद पे अड़ गए कि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही करूंगा, तो भी इलाज है। आपको क्या करना होगा, आपको उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्सेस को तो लेना ही होगा, साथ ही साथ उसके अलावा व्हाट डू यू हैव टू डू, एन एक्स्ट्रा टर्म माइनस m a नॉट वेक्टर, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, has to be added to the sum of all the forces acting on the particle before writing the equation acceleration बराबर force upon mass। तो अब आपके लिए नेट फोर्स सिर्फ F वेक्टर नहीं हो जाएगा, आपको एक इमेजिनरी या फिर इसको स्यूडो फोर्स कह सकते हैं, वो ऐड करना होगा। तो बेसिकली इस केस में स्यूडो फोर्स है ना, वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है माइनस m a नॉट वेक्टर। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म आप ऐड कर देंगे किसमें,
उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्सेस के साथ, तब आप आराम से लगा सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। क्लियर है ये बात? तो ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आ गया, एफ वेक्टर माइनस एम ए नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय एम, और ये अब क्या हो गया ओवरऑल, अब ये आपके नजरिए में उस पर लगने वाला नेट फोर्स है, तो ये ओवरऑल बन गया नेट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये एफ वेक्टर क्या है, ये जो एफ वेक्टर है वो बेसिकली है नेट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है ये बात? तो एफ वेक्टर वही पुराना फोर्स वेक्टर है जो आज तक आपने देखा है। अगर आप जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं एक ऐसे फ्रेम से कैलकुलेशन करूंगा जो कि नॉन इनर्शियल है, तो आपको नेट फोर्स तो देखना ही होगा, साथ में उसके अलावा आपको उस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है कि न्यूटन्स लॉ ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम इज नॉट वैलिड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहां पर क्या करना पड़ता है, एन एक्स्ट्रा टर्म माइनस एम ए नॉट हैज टू बी एडेड to the sum of all the forces acting on the particle before writing the equation a vector बराबर f vector upon m। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, उसको आप अच्छे से देखिए, है ना, ये जो माइनस एम ए नॉट वेक्टर है इसको आप अच्छे से देखिए, माइनस एम ए नॉट वेक्टर। यहां पर m जो है वो किसका है, मास ऑफ द पार्टिकल अंडर कंसिडरेशन, है ना, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जिस पार्टिकल p को देख रहे हैं उसका मास है ये, है ना। और ए नॉट वेक्टर क्या है, ए नॉट वेक्टर है आप जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ यही लिखा है, एंड ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वर्किंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन लगाना होता है। तो तीन चीजों का ध्यान देना है, एक तो मास लेना है उस ऑब्जेक्ट का जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए नॉट वेक्टर लेना है खुद का एक्सेलरेशन, है ना, आप जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके बातें कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन लेना है, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी लगाना है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सच करेक्शन टर्म्स जो कि है माइनस एम ए नॉट वेक्टर इन द लिस्ट ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड स्यूडो फोर्सेज, और उनका एक और नाम होता है इनर्शियल फोर्सेज। चलिए बच्चों, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसको और अच्छे से समझने के लिए एक सवाल लेते हैं ना, एंड द क्वेश्चन इज अ पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रक having an acceleration a with respect to the road, find the angle made by the string with the vertical। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये ट्रक रुका रहता तो ये स्ट्रिंग है जो पेंडुलम है ना, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड रहता, लेकिन अब अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये आप अपने साथ भी ऐसा फील करा होगा कि जब कोई चीज एक्सेलरेट हो रही होती है ना, तो वो पीछे की तरफ एक झटका फील करती है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप मेट्रो में इस तरीके से खड़े हैं ना, बिना आपने रॉड नहीं पकड़ा है, आपने जो रॉड था यहाँ पर उसको सोचा कि होल्ड करने की क्या जरूरत है। अब अचानक से ये जो मेट्रो है वो चल पड़ी, अचानक से रुकी हुई थी, अब इसने अचानक से एक एक्सेलरेशन जो है वो एक्वायर कर लिया। तो आप देखते होंगे कि आप पीछे की तरफ जो है आपके गिरने की टेंडेंसी आती है, तो आप जबरदस्ती तुरंत क्या करते हैं, रॉड को होल्ड करते हैं और गिरने से बचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए उसी चीज को हम लोग इस सवाल के थ्रू भी समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में जो हमारे पास ये जो पेंडुलम है ना, इसको बेसिकली मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा, ये पेंडुलम है। अब देखिए इस पेंडुलम के जो बॉब को अगर हम लोग देखें तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ऑब्वियस है, एक नीचे की तरफ mg लगेगा और एक रस्सी के अलोंग क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा, बस यही दोनों फोर्सेस तो लगेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर ग्राउंड फ्रेम से मैं देखूं तो मुझे हमेशा ऐसा दिख रहा है कि ये जो पेंडुलम है ये थीटा एंगल बना करके वर्टिकल के साथ है, हमेशा इसी तरीके का ये दिखाई दे रहा है। और आप सोचिए कि अगर कोई इंसान यहाँ ट्रक में बैठा हुआ हो, उसे तो ट्रक चलता हुआ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो ट्रक के अंदर ही बैठा हुआ है, तो उस बेचारे को क्या लगेगा कि अरे ये तो पेंडुलम जो है उसके नजरिए में इस तिरछे, इस ऑब्लिक तरीके से ये रुका हुआ है। तो चलिए मैं आपको दोनों केसेस बताता हूँ। सबसे पहले केस बताऊंगा, अगर कोई इंसान रोड से देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स mg है, एक फोर्स टेंशन है, जिसकी बदौलत
है ना। इन दोनों फोर्सेस की बदौलत ये जो पेंडुलम है, इसका जो बॉब है वो सिर्फ आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली कितना दिया हुआ है, वो अपने को a दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं और अब एक बार ये एंगल को थीटा शो कर देते हैं। तो ये जो बाहर रोड पर बैठा इंसान है उसको तो ऐसा लग रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये मोशन नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो वो क्या लिखेगा कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। सीधी सी बात है, तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस्ड है और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वो कहेगा कि भाई x के अलॉन्ग या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग तो इस पर नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी उसके पास एक्सेलरेशन है। तो वो बोलेगा कि बेसिकली t का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, ये जो रोड पर खड़ा इंसान है वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा और बोल देगा कि tan थीटा इज इक्वल टू आ जा रहा है a अपॉन g। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था थीटा, तो वो थीटा की वैल्यू कितनी बोल देगा, tan इनवर्स a डिवाइडेड बाय g, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ये तो हम लोगों ने बात करी किसके रेस्पेक्ट में, एक ऐसे इंसान के नजरिए में जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है, जो कि इनर्शियल फ्रेम में है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान के नजरिए से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम से बातें कर रहा है। तो बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम लोग ये जिद पर आ गए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे ही बैठ करके काम करेंगे तो हमारा एक फर्ज बनता है, और ये फर्ज ये है कि वी हैव टू ऐड अ स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या होता है, माइनस एम ए नॉट वेक्टर। यहाँ पर ए नॉट वेक्टर क्या हो गया, ए नॉट वेक्टर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन, जो कि कितना है, जो कि है a। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि a वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की डायरेक्शन में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। और उस स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम ए नॉट। क्लियर है ये बात। तो ये मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ ट्रक पे बैठे इंसान के नजरिए में जिसको ये रुका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो खुद ही ट्रक के साथ आगे जा रहा है। ठीक है, तो इंसान के नजरिए में अब इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इंसान के नजरिए में ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, तो वो क्या बोल देगा, वो बोल देगा कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। मतलब अगर इक्विलिब्रियम में तो y के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0 और x के अलॉन्ग भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो वो कह देगा कि t sin थीटा हैज टू बी इक्वल टू m a नॉट। तो इस इंसान के नजरिए में एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन फोर्सेस आ गए। m a नॉट लग नहीं रहा है पर हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल। इसीलिए ये जो m a नॉट फोर्स है ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, स्यूडो फोर्स देते हैं। ये हमारी मजबूरी की वजह से आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से आ गया a नॉट के बदले में a लिख देता हूँ, तो tan थीटा बराबर आ गया a अपॉन g। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स a अपॉन g। और बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर यूजिंग स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और सवाल है, अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a नॉट। द बेस ऑफ द इंक्लाइन हैज अ लेंथ कैपिटल L। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द बॉटम। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में बेसिकली अपने को ये दिया हुआ है कि ये जो पार्टिकल है ना, या जो बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली स्लाइड डाउन कर रहा है ना, और ये इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल स्मूथ है और इंक्लिनेशन थीटा है। अब ये जो पूरा का पूरा एलिवेटर है वो बेसिकली ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a नॉट एक्सेलरेशन से, और ये जो बेस है उसका लेंथ L है। अपने को बताना है कि पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में से कितना टाइम लगेगा, है ना, ऊपर से नीचे आने में। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, और वो है कि अगर मैं इस प्लेन के ऊपर बैठ जाऊँ ना, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बैठ जाऊँ और इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करूँ। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसका मोशन कितना सिंपल हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बना दिया वो ब्लॉक। ठीक है, अब जरा देखिए कि इस ब्लॉक के ऊपर आप कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे। एक तो फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले mg दिखा देते हैं और mg के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक हो जाएगा mg का कौन सा कंपोनेंट, mg साइन थीटा, और एक हो जाएगा mg का cos थीटा। आप ये समझ पा रहे हो कि mg का cos थीटा क्या कर रहा है, वो इस इंक्लाइन प्लेन को प्रेस करना चाह रहा है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो अब चूंकि मैंने यहाँ पर mg के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया तो मैं mg को यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, है ना। ऐसा कभी भी नहीं करते कि mg भी दिखाए, mg साइन थीटा भी दिखाए, mg cos थीटा भी दिखाए। या तो आप mg दिखाएंगे या तो mg साइन थीटा और mg cos थीटा दिखाएंगे। अब देखिए हम लोग और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इस फ्रेम से बात कर रहा हूँ तो मुझे स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। अब इस पूरे के पूरे एलिवेटर का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a नॉट, तो अगर मैं इस एलिवेटर पे बैठ गया हूँ, इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठ गया हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a नॉट है, तो मुझे इस पर नीचे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने वो स्यूडो फोर्स दिखा दिया है एम ए नॉट मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, ऑपोजिट टू दी ए नॉट, है ना। इसीलिए नेगेटिव साइन का यूज जो है वो डायरेक्शन को पलटने के लिए होता है। तो अब मेरे नजरिए से क्या हो रहा है, मेरे नजरिए से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये शुरुआत में यहाँ पर था और एंड में यहाँ पर आएगा और ये कुछ इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। मतलब मुझे इसका एक्सेलरेशन जो है सिर्फ डाउन द इंक्लाइन दिखाई देगा और लेटर से कि उसका एक्सेलरेशन मुझे ए नजर आ रहा है। क्लियर है ये बात। तो अब एक काम करते हैं, एम ए नॉट को भी दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम ए नॉट को एक कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐड करना होगा एम ए नॉट साइन थीटा। क्लियर है। अब मैं यहाँ से एम ए नॉट को मिटा सकता हूँ। क्लियर है ये बात। तो अब जरा एक बार एनालाइज अगर करें तो इसे डाउन द इंक्लाइन खींचने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए है ना, वो कितना हो जाएगा, मेरे नजरिए में जो नेट फोर्स है अपॉन मास, तो मेरे नजरिए में जो है आप देखिए एन और एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये एन को कैंसिल आउट कर रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, मुझे ये सिर्फ डाउन द इंक्लाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखूंगा ए बराबर एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय इसका मास, है ना। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, जी प्लस ए नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो लेंथ इसे ट्रैवल करनी है ना, जो लेंथ एक्चुअली इसे ट्रैवल करनी है वो तो ये वाली लेंथ हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो ये वाली लेंथ कैसे निकालें, तो बेस एल दिया है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा एल अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है वो है एल अपॉन कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मुझे चाहिए क्या था, मुझे टाइम चाहिए था। तो चूंकि उसने शुरुआत इनिशियली जीरो वेलोसिटी से करी है तो एल अपॉन कॉस थीटा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी प्लस ए नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी का स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम देखिए आ जा रहा है 2l अपॉन जी प्लस ए नॉट, साथ में आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और पूरे में लगा देना होगा अपने को अंडर रूट। तो बच्चों यही है हमारा फाइनल आंसर, और इतने देर के बाद वो पूरा इंक्लाइन की जो लेंथ है उसे कवर कर लेगा। ठीक है। तो बच्चों क्या आपने समझा कि स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से क्या फायदा हुआ। बेसिकली ये जो ब्लॉक है इसका मोशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। इसका मोशन ऐसा था कि ये ऊपर भी जा रहा था और डाउन द इंक्लाइन भी जा रहा था। अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देखूं, है ना, तो ग्राउंड के फ्रेम से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन था। लेकिन जब मैंने इसे देखा किसके रेस्पेक्ट में, इस इंक्लाइन के रेस्पेक्ट में, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रहा है, जो कि बड़ा सिंपल मोशन है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग यूज करते हैं किस कॉन्सेप्ट का, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द मास कैपिटल एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। तो बच्चों बेसिकली सवाल में ये दे रखा है कि तीन
मासेस है ना, स्मॉल एम, एम डैश और एम। अब सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि ऑल्दो स्मॉल एम और एम डैश है ना, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इच्छा है इस सवाल की, वो ये चाहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग बिटवीन स्मॉल एम एंड एम डैश। मतलब ये दोनों इस तरीके से आगे बढ़े सच दैट कि ऐसा अपीयर हो कि यहाँ पर ये दोनों चिपके हुए हैं, है ना, ऐसा लगे कि ये दोनों यहाँ पर चिपके हुए, पर क्या सचमुच में चिपके हुए हैं? नहीं। और ये सरफेसेस जो है ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये आगे भी जाए, एम नीचे भी जाए, पर एम डैश और स्मॉल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो। तो बच्चों ये सवाल में मेरे को ये तुरंत समझ में आ गया अब कि मेरे को एम डैश और एम है ना, मैं इन दोनों को एक सिस्टम के तौर पे ले सकता हूँ, क्योंकि कोई भी स्लिपिंग तो हो नहीं रही है। तो जो एक्सेलरेशन स्मॉल एम का होगा आगे की तरफ, वही एक्सेलरेशन एम डैश का भी होगा आगे की तरफ। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि अब मेरे को एक अकेला ब्लॉक दिख रहा है जिसका मास स्मॉल एम प्लस एम डैश है, जिस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है फोर्स ऑफ टेंशन। एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो है ना, ये टेंशन जो है वही एक्सटर्नल हो गया। तो मैं एक चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ, वो ये है कि T इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस एम डैश इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई है ना, टेंशन और एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करती हुई। अब देखिए हम लोग कैपिटल एम के लिए क्या लिख सकते हैं। अगर मैं कैपिटल एम का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि ऊपर लग रहा है क्या, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है कैपिटल एम जी, और इसके भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यही होना पड़ेगा। तो आई कैन राइट कैपिटल एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, है ना। तो मेरे पास देखिए एक और इक्वेशन आ गई। अब सोचिए कि हम लोगों को एक इक्वेशन तो और चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अननोन देखिए क्या क्या हो गए। अननोन यहाँ पर टेंशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और साथ ही साथ कैपिटल एम हो गया। तो दो इक्वेशन है और तीन अननोन है, ये तो भारी नाइंसाफी है। तो अपने को एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए सोचते हैं कि तीसरी इक्वेशन कैसे हासिल करी जाए। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, एम डैश और एम को मिला करके जो सिस्टम है वो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इस एम डैश पर बैठ जाऊं और मैं इस फ्रेम के नजरिए से ना, एम डैश के नजरिए से स्मॉल एम को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे तो बच्चों ये रुका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेरे और स्मॉल एम के बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है ना। क्योंकि स्मॉल एम जो है वो तो एज इफ कि यहाँ पर ये चिपका हुआ है ऐसा अपीयर हो रहा है। तो मेरे नजरिए में स्मॉल एम पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एक फोर्स नीचे दिखाऊंगा स्मॉल एम इंटू जी, एक फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर दिखाऊंगा और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। और अब मुझे एक फोर्स और दिखाना होगा स्यूडो फोर्स, है ना, स्मॉल एम इंटू ए। मैंने मास यूज करा ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा हूँ, और एक्सेलरेशन मैंने अपना यूज करा, है ना, तो और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो बेसिकली नॉर्मल एम ए और एम जी, इन तीनों फोर्सेस की बदौलत मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्मॉल एम है वो रेस्ट पर है। क्लियर है ये बात। तो अब चलिए इससे हम लोग एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम जी का एक कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ अलॉन्ग द इंक्लाइन, और एम ए का भी कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ अलॉन्ग द इंक्लाइन। तो एम जी का जो डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट है वो एम ए के अपवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करना चाहिए, तभी तो ये मुझे इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है ना। नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आई कैन राइट एम जी का कौन सा कंपोनेंट बच्चों, आप देखिए ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो एम जी का साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू एम ए का, आप देखिए ये एंगल थीटा हो गया ना, तो एम ए का कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना। तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास एक्सेलरेशन की स्ट्रेट अवे वैल्यू क्या आ जा रही है, जी टैन थीटा, है ना। तो अपने पास अब ए की वैल्यू आ ही गई। अपने को निकालना था क्या, अपने को निकालना था कैपिटल एम। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पहले तो भर देते हैं, है ना। अगर ये काम हम लोग कर लें तो अपने को टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस एम डैश मल्टीप्लाइड बाय
जी टैन थीटा। अब इस टेंशन को उठा करके कहां पर भर दें, यहां पर भर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास आ जाएगा mg माइनस, टेंशन के बदले क्या लिख दूं मैं, टेंशन के बदले मैं यहां पर लिख सकता हूं स्मॉल m प्लस m डैश इंटू जी टैन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल ए। अब मैं एक काम करता हूं, कैपिटल M को एक तरफ ले आता हूं, तो कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय G माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m प्लस m डैश इंटू जी टैन थीटा। तो यहां से देखिए अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m डैश मल्टीप्लाइड बाय जी टैन थीटा, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, g माइनस जी टैन थीटा से, क्योंकि a जो है वो जी टैन थीटा था। तो यहां से देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कैपिटल M कितना आ जाएगा, स्मॉल m प्लस m डैश, और इधर g तो गायब हो गया, तो ये बन गया टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा। अब पूरे को अगर मैं टैन थीटा से डिवाइड कर दूं, है ना, तो देखिए ये और सिंपल हो जाएगा। कैपिटल M की फिर फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल m प्लस m डैश डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पर ये क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ थीटा माइनस 1। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो अगर कैपिटल M की वैल्यू ये रहेगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो m डैश है ना, m डैश जो था हमारे पास, आइए दिखाता हूं मैं आपको, m डैश और स्मॉल m ये दोनों इस तरीके से आगे जाएंगे एज इफ की लगेगा कि यहां पर फेविकॉल का जोड़ है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length small l. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards the right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, and that between the blocks is mu by 2. Find the time elapsed before the small block separates from the bigger block. तो बच्चों ये बहुत प्यारा सवाल है, और ये सवाल जो है बेसिकली ब्लॉक ओवर ब्लॉक का है, पर इसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इन्वॉल्व कर दे तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए मैंने इस सवाल को स्यूडो फोर्स के सेगमेंट में रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि स्मॉल m और कैपिटल M दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, टुवर्ड्स राइट थी v। लेकिन फर्क कहाँ पर आया, यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो दिया है वो दिया है म्यू, लेकिन जो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दिया है म्यू बाय 2। ठीक है, तो अब अपने को क्या बताना है कि जब इस तरीके से सिस्टम को चालू करा जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब स्मॉल m और कैपिटल M एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। स्मॉल m जो है बेसिकली अब कैपिटल M पर नहीं रहेगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो आपको यही बताना है कि कितने देर बाद ऐसा होगा जब दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बच्चों अगर हम लोग एक बहुत ही लॉजिकल सी बात करें तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि स्मॉल m है ना, शुरुआत में अगर जा रहा था v स्पीड से, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली फिर बढ़ने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं कि बेसिकली दोनों ही स्लो डाउन होंगे, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कैपिटल M जो है ना, उसका ग्राउंड के साथ स्लिपिंग तो हो ही रहा है। तो हम लोग ये गारंटीड कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम होने वाली है। तो दोनों ही क्या होंगे, स्लो डाउन होंगे। ठीक है, तो स्मॉल m जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तेजी से भागने लगे, क्योंकि कैपिटल M अगर स्लो डाउन हो रहा है तो स्मॉल m भी यही चाहेगा कि वो भी क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, है ना। और कैपिटल M यही चाहेगा कि स्मॉल m जो उसके ऊपर है वो भी उसके साथ चले, और अगर कैपिटल M स्लो डाउन हो रहा है तो स्मॉल m को भी क्या होना पड़ेगा, स्लो डाउन होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर स्मॉल m का, है ना, अगर मैं स्मॉल m का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं इस पर ये दिखाऊंगा कि शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी भी जरूर थी, लेकिन इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, वरना तो इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इसके पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा पीछे की तरफ, और वो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, वो हो जाएगा म्यू बाई 2, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर म्यू बाय 2 है। म्यू बाई 2 इंटू नॉर्मल, इस जगह पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, m इंटू जी। क्लियर है ये बात। तो स्मॉल m पर मैं फ्रिक्शन फोर्स किधर को दिखा रहा हूँ, पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ। ठीक है ना।
अब एक काम करते हैं, कैपिटल एम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कैपिटल एम के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो देखिए बच्चों, जब मैं कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो एक तो फ्रिक्शन स्मॉल एम लगाएगा इस पर, है ना, वो हो जाएगा म्यू बाई 2 स्मॉल एम इंटू जी, क्लियर है। और एक ग्राउंड की वजह से इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो तो दोनों ब्लॉक्स की वजह से आएगा ना, दोनों ही ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं। तो ये रहा ओवरऑल फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैपिटल एम को ऑब्वियसली रिटार्ड करना पड़ेगा, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ, लेटर से कि उसका मैग्नीट्यूड ए है। तो हम लोग लेफ्ट की डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस म्यू बाई 2 इंटू स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा अपने पास म्यू कैपिटल एम इंटू जी, और यहाँ पर म्यू स्मॉल एम जी और यहाँ माइनस म्यू बाई 2 स्मॉल एम जी है। तो ये बन जाएगा कितना, प्लस म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन 2, है ना। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें कितने से, कैपिटल एम से, क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों एक काम मैं करता हूं, मैं इस बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो जाता हूं और मुझे पता है कि अब मेरा एक्सेलरेशन है ए टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। और आप ये देखिए कि कैपिटल एम की भी स्पीड थी वी आगे की तरफ शुरुआत में, और स्मॉल एम की भी वेलोसिटी थी वी आगे की तरफ शुरुआत में। तो मेरे नजरिए से क्या होगा, मेरे नजरिए से मुझे ऐसा लगेगा कि स्मॉल एम के पास कोई भी इनिशियल स्पीड नहीं है, क्योंकि मेरी स्पीड और ब्लॉक की स्पीड एग्जैक्टली क्या हो गई, मैच कर गई। तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि जब अपने नजरिए से देख रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि स्मॉल एम के पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ स्मॉल एम के लिए और मैं क्या बोल सकता हूं, स्मॉल एम पर आप देखिए कि मुझे लगाना पड़ेगा एक स्यूडो फोर्स, और वो भी किस डायरेक्शन में, वो आगे की तरफ, और वो कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल ए। और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जैसा पहले डिसाइड करा था कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, है ना, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा म्यू बाई 2 इंटू स्मॉल एम इंटू जी, क्लियर है ये बात। तो जब मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया तो अब मुझे क्या लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं स्मॉल एम को देख रहा हूं, है ना, और स्मॉल एम के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। और उसके पास एक्सेलरेशन लेटर से कि आगे की तरफ है ए नॉट। तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो स्मॉल एम है, जब ये मेरे पास पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, मतलब एल डिस्टेंस आगे की तरफ कवर कर लेगा, तब मैं कहूंगा कि उसके बाद तो ये लुढ़क के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो मेरे को बेसिकली टाइम निकालना है कि स्मॉल एम को मेरे पास आने में, और मैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हूँ, एकदम एज पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास आने में स्मॉल एम को कितना वक्त लगेगा, ये हो गया मेरे लिए अब नया सवाल, ठीक है। तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, है ना, और मैंने ये शो कर दिया कि इसका एक्सेलरेशन लेटर से राइट की तरफ ए नॉट है। तो चलिए ए नॉट निकालते हैं। तो ए नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, एम इंटू ए नॉट विल बी इक्वल टू एम ए माइनस म्यू बाई 2 इंटू स्मॉल एम इंटू जी, क्लियर है ये बात। अब स्मॉल ए की वैल्यू हम लोगों ने देखिए निकाल रखी है ना, स्मॉल ए की वैल्यू है म्यू कैपिटल एम जी प्लस म्यू स्मॉल एम जी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय एम। तो चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ए नॉट मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल एम को हर जगह से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ए नॉट कितना आ जाएगा, आप देखिए कैपिटल एम से कैपिटल एम चला जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू जी प्लस म्यू इंटू स्मॉल एम जी अपॉन 2 टाइम्स कैपिटल एम माइनस कितना लिख देंगे यहाँ पर, म्यू जी अपॉन 2। तो देखिए हमारे पास ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जी माइनस म्यू जी बाई 2 इज म्यू इंटू जी अपॉन 2, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू जी बाई 2, तो ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आ गया, है ना। तो ए नॉट की वैल्यू जो है बेसिकली वो कितनी आ गई, ए नॉट आ गया म्यू जी अपॉन 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। और जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे थे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था उसे इस एक्सेलरेशन के साथ, एल, और इनिशियल स्पीड मेरे नजरिए से उसकी कितनी थी, 0।
क्योंकि शुरुआत में मेरी स्पीड है ना, चूंकि मैं बड़े वाले ब्लॉक पर खड़ा था, तो मेरे नजरिए से स्मॉल ब्लॉक की स्पीड 0 थी, क्योंकि दोनों को ही शुरुआत में v स्पीड प्रोवाइड की गई थी। तो मैं लिख दूंगा L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, मतलब S बराबर हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 है, तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर में S L है, और एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, है ना, हाफ A T स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास T कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4LM अपॉन म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय m प्लस स्मॉल m और पूरे की पावर हाफ। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और इतने देर के बाद क्या होगा, स्मॉल m जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो दोनों ही आगे जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल m जो है उस पर चूंकि रेजिस्टिव फोर्स थोड़ा कम लग रहा है, तो वो कैपिटल M के रेस्पेक्ट में आगे जाते गया, और आगे जाते 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 यहां पर आकर के फिर वो नीचे गिर गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find, पहला पार्ट है the bolt's free fall time, और दूसरा पार्ट है the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. तो देखिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इस इंसान के रिस्पेक्ट में बात करूं, है ना, यहाँ पर लेटर से कि यहाँ पर बोल्ट था, जो क्या हुआ अभी खुल करके वो जो बोल्ट है वो अब गिरने वाला है। ठीक है, तो इंसान के नजरिए में आप देखिए तो बोल्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी, क्योंकि इंसान और बोल्ट दोनों ही इस एलिवेटर में है ना, तो दोनों ही इस एलिवेटर के अंदर है, तो दोनों की स्पीड क्या थी, शुरुआत में सेम थी। लेकिन जैसे ही अब ये क्या होगा, अब ये खुल करके गिरने वाला है। ठीक है, तो अगर इस बोल्ट को ऑब्जर्व करना है इंसान के नजरिए से, तो बेसिकली इंसान तो एक ऐसे फ्रेम से बात कर रहा है जो कि खुद ही क्या है, एक्सेलरेटेड है। तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, इस इंसान को क्या लगाना पड़ेगा इस बोल्ट के ऊपर, स्यूडो फोर्स, है ना। एक बार जब वो स्यूडो फोर्स लगा देगा तब जो है कैलकुलेशन करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो बोल्ट है ना, इस पर कौन कौन से फोर्सेस अब हम लोग शो करेंगे। लेटस से ये बोल्ट है ना, एक तो इस पर mg तो लगेगा ही, साथ ही साथ स्यूडो फोर्स भी कैसा लगेगा, नीचे की तरफ, और वो कितना लगेगा, वो लगेगा m इंटू ए। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि बोल्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इंसान के नजरिए से वो कितना हो जा रहा है, mg प्लस ma। क्लियर है, तो अब इस इंसान के नजरिए से इस बोल्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया नीचे की तरफ, mg अपॉन ma डिवाइडेड बाय m, है ना। तो a डैश की वैल्यू बेसिकली आ जा रही है g प्लस a, है ना। ये a डैश क्या है, इंसान के नजरिए में बोल्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और आप देखिए कि इंसान के नजरिए में इनिशियल स्पीड क्या है इस बोल्ट की, वो तो 0 है। तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि u 0 है तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सिंपली कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो s की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2.7 मीटर, क्योंकि 2.7 मीटर नीचे जमीन है ना, एलिवेटर का फ्लोर है। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a डैश, जो कि है g प्लस a। g है 9.8 और उसमें ऐड कर देंगे 1.2। क्लियर है ये बात, और साथ ही साथ t स्क्वायर यहां लिख देते हैं। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.7 डिवाइडेड बाय 11। तो बच्चों यहां से देखिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.7 सेकेंड। इसका मतलब 0.7 सेकेंड के बाद क्या होगा, वो जो बोल्ट है वो एलिवेटर के फ्लोर को हिट करेगा। तो बच्चों सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। मतलब कि बेसिकली ग्राउंड फ्रेम से अपने से इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा गया है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर ग्राउंड फ्रेम की बात करें, है ना, ग्राउंड फ्रेम की अगर बात करें तो इस बोल्ट के पास ऊपर की तरफ स्पीड इनिशियली कितनी थी, तो हम लोग इनिशियल स्पीड क्या बोल सकते हैं, तो आप देखिए कि 2 सेकंड के बाद
है ना, 2 सेकंड के बाद ये जो बोल्ट है उसकी स्पीड निकालनी है ना, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी क्योंकि यहाँ लिखा है स्टार्ट्स असेंडिंग, तो एक्सेलरेशन था 1.2। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v बराबर u प्लस at, और यहाँ पर u था 0, तो मैं जो इनिशियल स्पीड है ना 2 सेकंड के बाद की जो v यहाँ पर कहलाएगा उससे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, लेटर से कि u0 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो u0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.2 इंटू 2, मतलब कि ये आ गया हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकंड। मैंने बहुत सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाई है v बराबर u प्लस at, क्योंकि मुझे पता है कि एलिवेटर जो है उसकी 2 सेकंड के बाद जो स्पीड रही होगी वही स्पीड किसकी होगी, बोल्ट की होगी। ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि 2 सेकंड के बाद बोल्ट की स्पीड थी 2.4 मीटर पर सेकंड, मतलब जस्ट जब वो एलिवेटर कार से डिटैच हो रहा था तो उसके पास इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ थी 2.4 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों एक चीज निकालते हैं कि जो टाइम हमें दिया हुआ है ना 0.7 सेकंड जो हम लोगों ने निकाला था, उतने देर में उसने करा क्या है। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब u 2.4। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो s बराबर u तो 2.4 है इंटू टाइम 0.7 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप देखिए कि ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे स्यूडो फोर्स लगाने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर सिंपली क्या बोल दूंगा कि ये तो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है मतलब कि वो अभी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। तो मैं यहां पर लिखूंगा s बराबर ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.8 हाफ a t स्क्वायर, तो t हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर यहां पर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आ रही है -0.7 मीटर। इसका मतलब ये बोल्ट ऊपर गया और फिर नीचे आया, है ना। नीचे कितना आया, ये नीचे आया बेसिकली 0.7 मीटर। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं देखूं कि कितना ये डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है इसके साथ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है 0.7 मीटर का। तो सवाल के एक पार्ट का तो जवाब हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का। अब निकालना है अपने को डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी है ये पार्ट भी निकालना, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि वो इस लोकेशन से, है ना, जिस लोकेशन से ये ऊपर जाना चालू किया था वहां से ऊपर जाकर के फिर नीचे आया, और कितना नीचे आया था 0.7 मीटर। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं तो इसको मैं ट्वाइस करके 0.7 के साथ ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोल्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं कि ये कितना ऊपर गया। तो इसकी इनिशियल स्पीड थी 2.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, फाइनल स्पीड इस मोमेंट पर कितनी हो गई, 0, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे था। v बराबर 0, एक्सेलरेशन बराबर कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगा करके मैं ये निकाल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ऊपर की, लेटर से कि वो s है, तो वो कितनी हो जाएगी। सो आई यूज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -9.8 मल्टीप्लाइड बाय s, है ना। तो बच्चों यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है s इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। तो अब आ जाते हैं डायग्राम में। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऊपर गया 0.3, फिर नीचे यहां तक आया 0.3, और यहां से फिर नीचे गया 0.7। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.7 मीटर्स, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.3 मीटर्स, और ये भी आया है ग्राउंड के फ्रेम से। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऑल द सर्फेसेस आर assumed टू बी frictionless. The block of mass small m slides on the prism, which in turn slides backwards on the horizontal surface. Find the acceleration of the smaller block with respect to prism. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो स्मॉल एम है ना, ये ऊपर रखा हुआ था,
अब ये जब नीचे की तरफ स्लाइड करने लगा तो क्या हो रहा है कि इस स्मॉल एम की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आप समझ रहे हैं कि टुवर्ड्स लेफ्ट है, जो इस प्रिज्म को टुवर्ड्स लेफ्ट क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रिज्म है कैपिटल एम मास का वो लेफ्ट की तरफ जाने लगा। तो स्मॉल एम मास का जो मोशन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बच्चों, क्योंकि ये डाउन द इंक्लाइन तो जा ही रहा है और साथ ही साथ ये टुवर्ड्स लेफ्ट भी जा रहा है। तो इस ब्लॉक का मोशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउन द इंक्लाइन है ना, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये प्रिज्म के कांटेक्ट में तो है ही ना। ठीक है, तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इस प्रिज्म के ऊपर बैठ जाने वाला हूँ, और अब एक बार मैं प्रिज्म के ऊपर बैठ गया तब तो ये पक्की बात है कि मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे ये दिखाई देगा कि स्मॉल एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किधर जा रहा है, डाउन द इनक्लाइन जा रहा है। क्लियर है ना। तो अपने को निकालना भी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म ही निकालना है। मतलब कि अगर मैं इस प्रिज्म के ऊपर बैठ गया तो मुझे जो भी एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है ना स्मॉल एम का, वही बेसिकली सवाल में पूछा गया है। तो लेटर से कि मुझे इसका एक्सेलरेशन ए नॉट दिखाई दे रहा है, और लेटर से कि ये जो कैपिटल एम है प्रिज्म जो है इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है स्मॉल ए। तो बच्चों मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अपने नजरिए से जब मैं प्रिज्म के ऊपर बैठा हूँ, है ना। तो मेरे नजरिए में क्या क्या होगा, एक तो देखिए जो सचमुच में हो रहा है वो तो होगा ही, mg फोर्स लगेगा ही, नॉर्मल फोर्स लगेगा ही। लेकिन आप देखिए कि मैं जिस फ्रेम में हूँ उस फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है और एक्सेलरेशन ए है, तो मुझे मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा, इस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम इंटू ए। ध्यान दीजिएगा कि मैंने मास यूज करा है किसका, जिस ऑब्जेक्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग अगर एंगल्स को देखें तो ये वाला एंगल थीटा है ना, और साथ ही साथ ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग इस इंसान के नजरिए से। आप देखिए कि इस इंसान को 1 2 3 इन 3 फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन इसे ए नॉट दिखाई दे रहा है डाउन द इंक्लाइन, है ना। तो इस डाउन द इंक्लाइन वाली डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक फोर्स हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और एक फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ए नॉट। क्लियर है ये बात। तो एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। क्लियर है। इसके अलावा इस इंसान को ये भी लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो मोशन नहीं कर रहा है ना। तो अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन मैं अगर फोर्सेस को तोड़ने की बात करूं तो देखिए ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, नीचे की तरफ, है ना, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg का कौन सा कंपोनेंट, mg का cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है नॉर्मल प्लस ma का कौन सा कंपोनेंट, ma का साइन थीटा कंपोनेंट। तो देखिए एक इक्वेशन जो है ना, अपने पास यहां से भी आ गई कि mg cos थीटा जो नीचे लग रहा है वो बराबर होगा किसके, नॉर्मल प्लस ma साइन थीटा के। अब बच्चों अगर मैं वेज की बात करूं तो वेज पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो बच्चों इस नॉर्मल रिएक्शन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है ना, n का साइन थीटा कंपोनेंट जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रहा है, उसकी बदौलत ये जो कैपिटल एम मास का प्रिज्म है उसका एक्सेलरेशन आ रहा है स्मॉल ए। तो वी कैन राइट n साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए। तो ये हमारे पास देखिए आ गई तीसरी इक्वेशन, है ना। तो अब अपने को ध्यान है कि हमारे को निकालना क्या है, अपने को निकालना तो ए नॉट है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल एन को गायब करने की कोशिश करता हूँ। तो कैपिटल एन बेसिकली आ गया मेरे पास कैपिटल एम ए अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब इस एन की वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ पर भर देते हैं। आइए इसे भरते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल एम ए साइन ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से अपने को स्मॉल ए मिल जाएगा जो कि अपने को नहीं चाहिए, और इसीलिए हम लोग स्मॉल ए निकालेंगे क्योंकि स्मॉल ए को निकाल करके उसे हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए स्मॉल ए कितना आ जाएगा, स्मॉल ए मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया एम अपॉन साइन ऑफ थीटा, है ना, एम अपॉन साइन थीटा
प्लस यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास a की वैल्यू आ जा रही है mg कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस स्मॉल m साइन ऑफ थीटा। तो अब अपने पास क्या आ गया, स्मॉल a आ गया, है ना। तो इस स्मॉल a को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में अब पुट कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके क्या आता है ना। तो हम लोग देख सकते हैं स्मॉल m इंटू कॉस थीटा को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्मॉल mg कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल m इंटू साइन ऑफ थीटा, है ना। इसमें क्या ऐड करेंगे, mg साइन ऑफ थीटा और वो बराबर हो जाएगा m a नॉट के। अब स्मॉल m देखिए हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर आ जा रहा है mg cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा और ये ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस g साइन थीटा इज इक्वल टू a नॉट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, LCM ले लेते हैं। तो अगर LCM ले लेंगे तो ये बन जाएगा mg साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल mg साइन थीटा प्लस स्मॉल m g साइन क्यूब थीटा और इस पूरे को डिवाइड करना होगा किससे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा और ये a नॉट के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अभी भी स्कोप है सिंप्लीफिकेशन का। अगर मैं स्मॉल mg साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1। तो mg साइन थीटा प्लस कैपिटल mg साइन थीटा आ जा रहा है यहाँ पर और होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a नॉट। तो अब एक स्टेप और हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं और क्या लिख देंगे, a नॉट इज इक्वल टू, अब हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, g साइन थीटा और साथ में क्या लिख देंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M और पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा से और बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात। चलिए तो बच्चों लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव। द क्वेश्चन सेज prism 1 with bar 2 of mass small m placed on it gets a horizontal acceleration w directed to the left. At what maximum value of this acceleration will the bar be still stationary relative to the prism if the coefficient of friction between them k is less than cot of alpha? तो बच्चों जैसा कि सवाल में यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मिला w का, है ना, प्रिज्म को मिला लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन कितना, w का। अब हमसे बोला गया है कि w की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सच दैट कि ये जो 2 नंबर का जो यहाँ पर बार है वो 1 के रेस्पेक्ट में क्या रहे, स्टेशनरी रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस प्रिज्म 1 के ऊपर बैठ करके देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि 2 जो है वो 1 के साथ चिपक करके चल रहा है ना, ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच में फेविकॉल का जोड़ है, ठीक है। तो बच्चों सवाल को एनालाइज करने का एक बहुत आसान तरीका है अगर मैं स्यूडो फोर्स की मदद लूँ। तो बेसिकली मैं बैठ जाता हूँ इस प्रिज्म 1 के ऊपर और अब चूंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ देन आई हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस 2 नंबर के बार पर जिसका मास कितना है, जिसका मास दिया हुआ है अपने को स्मॉल m, है ना, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, साथ ही साथ एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है ना। तो ये दोनों फोर्सेस तो इस पर लग रहे हैं, बट चूंकि मैं ऐसे फ्रेम में हूँ, है ना, ऐसे फ्रेम में हूँ जहां पर बैठ करके मैं कैलकुलेशन तभी कर सकता हूँ जब मैं स्यूडो फोर्स लगा सकता हूँ। तो मुझे स्यूडो फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट और वो कितना हो जाएगा, m इंटू डब्ल्यू। अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर mw के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, राइट। mw का एक कंपोनेंट हो जाएगा जैसे ऊपर ले जाना चाह रहा है और mw का एक कंपोनेंट हो जाएगा जो इसे
प्रेस करना चाह रहा है ना, जो प्रिज्म की तरफ इसे दबाना चाह रहा है। अब mg के भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, है ना, mg के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg cos अल्फा और एक mg sin अल्फा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं mg और mw इनके कंपोनेंट्स को जरा देखूं, तो आइए देखते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बन कैसा रहा है। तो देखिए बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है और अब हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन को किधर लगना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। बेसिकली mw है ना, mw का cos अल्फा कंपोनेंट लग रहा है अप द इंक्लाइन। तो अगर अपने को w की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, अगर w की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मतलब कि ये mw cos अल्फा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो उसे काउंटर करने के लिए क्या होगा, उसे काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा डाउन द इंक्लाइन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं F दिखा देता हूँ। अब अगर हम लोग W को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम आएगा जब mw cos अल्फा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू F प्लस mg sin अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाए। क्लियर है ये बात। तो उस वैल्यू पर क्या होगा, ये जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू mg cos ऑफ अल्फा प्लस mw sin ऑफ अल्फा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं mg sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसमें एक प्लस भी आएगा ना, हाँ यहाँ पर एक प्लस फ्रिक्शन वाला टर्म भी आएगा, और वो फ्रिक्शन वाला टर्म कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा k इंटू एन, है ना। बेसिकली k क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो k इंटू एन, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा mw cos ऑफ अल्फा के, ठीक है। तो इस मोमेंट पर क्या होगा, इस मोमेंट पर w की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जस्ट जो है ये जो ब्लॉक है ना, वो क्या रहेगा, इट विल बी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, है ना, वो बिल्कुल वर्ज ऑफ स्लिपिंग पर रहेगा। पर हमें ऐसा जरूर लगेगा कि ये जो बार है और ये जो प्रिज्म है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल करके यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, mg sin ऑफ अल्फा प्लस k मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू हो जाएगी mg cos ऑफ अल्फा प्लस mw sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mw cos ऑफ अल्फा के। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से w की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अगर मैं k mw sin अल्फा को एक तरफ ले जाऊं, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, m को हर जगह से कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना। देखिए m जो है आराम से कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन इजीली राइट कि k टाइम्स g cos अल्फा, है ना, k टाइम्स g cos अल्फा प्लस g टाइम्स साइन ऑफ अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, w cos अल्फा माइनस k टाइम्स w ऑफ साइन ऑफ अल्फा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए w कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा kg cos ऑफ अल्फा प्लस g टाइम्स साइन ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दे, cos ऑफ अल्फा माइनस k टाइम्स साइन ऑफ अल्फा से। अब बच्चों एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं साइन ऑफ अल्फा से, है ना। तो देखिए ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, w बराबर क्या आ जाएगा, w बराबर आ जाएगा g कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ऑफ अल्फा। तो g टाइम्स 1 प्लस कॉट ऑफ अल्फा, और इस पूरे को किससे डिवाइड कर दें, यहाँ पर आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा माइनस k। क्लियर है ये बात। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। और अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में अपने को एक डेटा दे रखा था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा था कि k जो है वो क्या है, लेस देन कॉट अल्फा है। तो k लेस देन कॉट ऑफ अल्फा होने से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होना जरूरी इसलिए था क्योंकि न्यूमरेटर भी क्या है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तभी तो w जो कि क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन था, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, w इज इक्वल टू g टाइम्स 1 प्लस कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस k।
तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ऑलराइट बच्चों, तो अच्छे से रिवाइज करिएगा लेक्चर को। टेक केयर, बाय बाय।